हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका मेरे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की लेक्चर सीरीज हम देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हमको यहाँ पे साथ में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिमेंशिया वर्ड है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म यानी कि वैरायटी ऑफ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कोई एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने देखने को मिलेगी। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ओके, अगर ये डिमेंशिया वर्ड को आप दो हिस्सों में इसको तोड़ दोगे, डी प्लस मेंशिया, तो बनेगा डी यानी कि डी जनरेशन यानी कि कम कम हो जाना। मेंशिया यानी कि मेंटल प्रोसेस या फिर मेंटल एक्टिविटीज का कम कम हो जाना, डी जनरेशन हो जाना। तो मेंटल एक्टिविटीज यानी कि क्या? हमारा थिंकिंग, हमारी मेमोरी, हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस, हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर हमारा जजमेंट, हमारा इंसाइट, ये सारी चीजें। ओके, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन सारी चीजों को मिला के तो हम बोलते हैं कि कॉग्निशन, यानी कि डिमेंशिया में भी कॉग्निशन जो है वो हमारा अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो डेफिनेशन हम देखते हैं। डिमेंशिया इज एन एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट। अभी यहाँ इसको एक्वायर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लाइफ में आगे चल के होने वाली बीमारी है। ऐसा नहीं है कि पैदाइशी बीमारी है, सिंस बर्थ ये प्रेजेंट है, नहीं, आगे चल के ये होती है, इसलिए इसको हम एक्वायर्ड बोल रहे हैं। ग्लोबल इम्पेयरमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे कॉग्निशन के सारे डोमेन यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको ग्लोबल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या क्या अफेक्ट हो रहा है? हमारी इंटेलेक्ट, हमारी मेमोरी और हमारी पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डेलीरियम में भी देखा था ये सब। तो वहां पे भी अफेक्ट हो रहा है, मेमोरी भी वहां पे अफेक्ट हो रही है। ओके, लेकिन एक और चीज समझने की है कि डेलीरियम में ये सब हो रहा है लेकिन वहां पे कॉन्सियसनेस भी अफेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है? यहाँ पे हमारा कॉन्सियसनेस बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब इंटेलेक्ट, मेमोरी, पर्सनालिटी सब कुछ अफेक्ट हो रहा है लेकिन हमारा कॉन्सियसनेस अफेक्ट नहीं हो रहा। तो दैट इज डिमेंशिया। अभी ये जो मेमोरी है, ये बहुत सारी चीजों में हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है। तो क्या हम हर हमेशा बोल सकते हैं क्या हाँ मुझे डिमेंशिया हो गया, मुझे डिमेंशिया हो गया? नहीं। ओल्ड एज लोगों में आप देखोगे वो नॉर्मल एजिंग की वजह से मेमोरी लॉस होती है। क्या वो डिमेंशिया है? नहीं, वो डिमेंशिया नहीं है। वो नॉर्मल एजिंग की, मतलब एजिंग की वजह से वो नॉर्मली हो रहा है। ओके, दूसरा है जब भी अल्कोहलिक लोगों में आप देखोगे धीरे धीरे उनका मेमोरी लॉस हो जाती है। ओके, जैसे ज्यादा में अल्कोहलिक वो हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेमोरी अधिकाधिक उनकी लॉस होने लगती है। तो वो भी डिमेंशिया नहीं है। ओके, हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ब्रेन इंजुरी हो गई, तो भी बहुत बार मेमोरी अफेक्ट होती है, लेकिन ये भी डिमेंशिया नहीं है। और बहुत बार हम स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत बार हम थक जाते हैं तो हम चीजें भूलने लगते हैं, तो इसे हम डिमेंशिया नहीं बोलते। डिमेंशिया हम कब बोलते हैं? जब हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ ही अफेक्ट होती है, मेमोरी की वजह से हमारी डेली लाइफ ही अफेक्ट होने लगती है, तब हम बोलते हैं डिमेंशिया। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हर हम मतलब बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं कि हमने दरवाजे को ताला लगाया या फिर नहीं लगाया। ये तो नॉर्मल है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ओके, लेकिन ताला किस लिए होता है यही आप कभी भूले हो क्या? नहीं, हमको सबको पता है ताला किस चीज के लिए होता है, लेकिन डिमेंशिया में ऐसा होता है कि लोग ताला किस चीज के लिए होता है यही भूल जाते हैं। ताले का नाम क्या है वही भूल जाते हैं। की तो है सामने, उसका यूज क्या है वही भूल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा डिमेंशिया। तो हमने डिमेंशिया का डेफिनेशन देखा। आगे चलते हैं इंसिडेंस। तो ओल्ड एज में डिमेंशिया ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम क्लासिफाई करें डिमेंशिया को तो प्राइमरी डिमेंशिया और सेकेंडरी डिमेंशिया। जब भी कुछ ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई जिसकी वजह से डिमेंशिया हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिमेंशिया। फॉर एग्जाम्पल अल्जाइमर्स डिसीज, जिसमें
जो मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी डिमेंशिया। या फिर दूसरा, कुछ ना कुछ अदर डिसीज की वजह से, कुछ ना कुछ अदर कंडीशन की वजह से, जैसे कि HIV है, जैसे कि कुछ इंजुरी हो गया है, कुछ अदर डिसीज है और उसके साथ में डिमेंशिया भी हो गया, तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिमेंशिया। ओके, तो ये हो गया हमारा डिमेंशिया का क्लासिफिकेशन। आए चले देखे टाइप्स क्या होते हैं डिमेंशिया के। तो डिमेंशिया के बहुत सारे टाइप्स है। पहला देखते हैं अल्जाइमर्स डिसीज। नाम आपने सुना होगा अल्जाइमर्स के। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, ओके, तो हमारे ब्रेन में एमाइलॉइड एंड ताउ, ताउ मतलब कोई गाँव वाले ताऊ नहीं, ताऊ नाम का प्रोटीन, तो अमाइलॉइड एक और ताउ, ऐसे दो प्रोटीन हमारे ब्रेन में एबनॉर्मली हमारे नर्व सेल में डिपॉजिट होने लगते हैं। नॉर्मल ब्रेन में भी ये दिखाई देते हैं, लेकिन अल्जाइमर्स डिसीज में ये क्या करते हैं, एबनॉर्मली फंक्शन करते हैं। ओके, तो उनका आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा हेल्दी न्यूरॉन है, ये हो गया अपना डेंड्राइट्स, ये हो गया सेल बॉडी, ये हो गया न्यूक्लियस, एक्सॉन, ये नर्व टर्मिनल्स। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने बोला ताऊ, उसका टैंगल्स कर्ली कर्ली जो फॉर्मेशन देख रहे हो आप, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो। तो नर्व सेल के इनसाइड अंदर उसके टैंगल्स बनने लगते हैं वो प्रोटीन के। और जो एमिलॉइड नाम का जो प्रोटीन है, उसका प्लेक फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, नर्व एंडिंग्स पे, नर्व टर्मिनल्स पे। ये यहाँ पे आप प्लेक फॉर्मेशन देख सकते हो रेड कलर का। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो काम है केमिकल, मतलब मैसेंजर का काम ये करता है, तो उसमें डिफिकल्टीज आने लगती है। ओके, स्लोली ये सेल डैमेज होने लगती है और डेथ हो जाती है। अब एक दो तीन ऐसे करके बहुत सारे सेल जब डैमेज होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है। देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये रहा हमारा हेल्दी ब्रेन। यहाँ पे देखो ब्रेन का साइज देखो, ये श्रिंक हो गया है। तो ये होता है अल्जाइमर्स डिसीज में। ओके, now यहाँ पे सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। पहले तो अल्जाइमर्स डिसीज की वजह से हमारा पहला जो हिप्पोकैम्पस है वो सबसे पहले अफेक्ट होता है। हिप्पोकैम्पस इज रिलेटेड टू आवर मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस अफेक्ट हो गया, ऑब्वियसली हमारा मेमोरी अफेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंसान में फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें एक ही दिन में भूल गए, स्लोली स्लोली रिसेंट मेमोरी जो है वो सबसे पहले लॉस होगी। मतलब इमिडिएट, मतलब रिसेंट, अभी अभी हमने क्या खाया था, क्या किया था, क्या बात की थी, वो भूलने लगेंगे स्लोली। फिर उसके पीछे का भूलने लगेंगे, 2 दिन पहले क्या किया था, फिर एक हफ्ते पहले क्या किया था, ऐसे स्लोली कर करके फिर हम सारी मेमोरीज इंसान भूलने लगता है। ओके, तो ये हो गया मेमोरी लॉस। हिप्पोकैम्पस के बाद एमिगडाला सेकंड अफेक्ट होता है। तो अमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशंस, तो हमारे इमोशंस भी अफेक्ट होने लगते हैं, साथ में पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेंजेस दिखेंगे। तो ये हो गया अल्जाइमर्स डिसीज। ओके, दूसरा जो आता है लेवी बॉडी डिमेंशिया। यहाँ पे भी जो एबनॉर्मल प्रोटीन है लेवी बॉडी, जिनका डिपोजिशन हमारे सेल्स में दिखाई देता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होके डिमेंशिया के सिम्टम्स दिखते हैं। मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, मूवमेंट एंड बैलेंस से रिलेटेड, यानी कि इंसान अच्छा खासा, मतलब हाथ पैर है, एनर्जी है, फिर भी खुद से उठ नहीं पा रहा, खुद से बैठ नहीं पा रहा, दूसरों की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, चलने के लिए किसी और की हेल्प चाहिए। तो ये क्यों होता है, बैलेंस और मूवमेंट अफेक्ट होने की वजह से। दूसरा मेन सिम्टम्स होता है स्लीपिंग पैटर्न अफेक्ट होता है, विजुअल हेलुसिनेशंस, मतलब जो कुछ है ही नहीं वो इंसान को दिखने लगता है, विजुअल हेलुसिनेशंस। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन यानी कि क्या, मतलब इंसान चीजों के नाम भूलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल पानी पीना है, ओके, तो पानी को क्या बोलते हैं यही भूल जाएगा, पानी का नाम ही भूल जाएगा, तो क्या बात करेगा। तो इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। ओके, साथ में प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफिकल्टीज आने लगती है।
तीसरा वाला जो है वो है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। दोस्तों डिमेंशिया के साइन सिम्टम्स हर एक पेशेंट में सेम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ब्रेन का हर हिस्सा अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हिस्सा अफेक्ट हुआ उसके अनुसार सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, फ्रंटल लोब अगर आपका अफेक्ट हो रहा है तो फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। तो जब फ्रंटल रीजन में नर्व सेल्स डैमेज होंगे तब हमारी पर्सनैलिटी और हमारा बिहेवियर अफेक्ट होगा। ओके, टेम्पोरल रीजन जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज के लिए, तो चीजों को भूलना होता है, मतलब इंसान बोल नहीं पाएगा, चीजों को भूल जाएगा, तो दैट इज फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। आगे देखें वैस्कुलर डिमेंशिया। हमारे जो ब्रेन सेल्स है, नर्व सेल्स है, ओके, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो कि हमारे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके द्वारा उनको ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सप्लाई की द्वारा उनको ऑक्सीजन, उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो फिर उनको आगे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो फिर वो सेल डेथ हो जाते हैं, जहाँ पे डिमेंशिया के सिम्टम्स हमको दिखाई देने लगते हैं स्लोली स्लोली। ओके, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, यानी कि सडन ब्लड स्टॉप हो गया या फिर ब्लड लीकेज हो गया। ओके, कई कई लोगों में छोटे छोटे एपिसोड्स देखने को मिलते हैं स्ट्रोक के। मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, या फिर हमारे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनमें किसी कारणवश ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया स्लोली स्लोली हमें डिमेंशिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। वैस्कुलर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिसीज के बाद मोस्ट कॉमन डिमेंशिया का कॉज होता है वैस्कुलर डिमेंशिया। देन है हमारा मिक्स डिमेंशिया। यहाँ पे दो से अधिक ज्यादा डिमेंशिया साथ में दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा अधिक देखने वाला जो है वो है अल्जाइमर्स डिसीज, और उसके साथ में वेस्कुलर डिसीज, ये दोनों साथ में ज्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसी चीजों में जो डिटेरियोरेशन है, डीजनरेशन है, वो अधिक ज्यादा होता है, अधिक फास्ट होता है, ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है। देन हंटिंगटन्स डिसीज, जिसमें ब्रेन जो हमारे नर्व सेल्स है वो प्रोग्रेसिवली ब्रेक डाउन होते हैं, सेल डेथ होते हैं। डिमेंशिया ड्यू टू क्रिट्सफेल्ट जैकोब डिसीज, ये एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है। ओके, इसमें भी एक एब्नॉर्मल प्रोटीन जिसका डिपोजिशन हमारे ब्रेन सेल में होता है, नर्व सेल्स में होता है, नर्व सेल्स डैमेज होते हैं और डिमेंशिया के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वर्निक्स-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, जिसमें होता है हमारा विटामिन बी 1 डेफिशिएंसी, विटामिन बी 1 यानी कि थायामीन। तो अल्कोहलिक लोग हो गए, माल नरिश्ड माल न्यूट्रिशन लोग हो गए, या फिर किसी ना किसी कारणवश हमारे शरीर में थायामीन का एब्सॉर्प्शन कम हो रहा है, इफेक्टिवली नहीं हो रहा, तो इन सब चीजों में थायामीन का डेफिशिएंसी होता है, which leads to Wernicke-Korsakoff syndrome। देन अदर में जैसे कि किसी ब्रेन इंजुरी, ट्रॉमा की वजह से, या फिर हाइड्रोसेफेलस, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, जिसमें हमारे ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, जहाँ जिसकी वजह से भी हमें डिमेंशिया हो सकता है। अदर डिसऑर्डर्स HIV इन्फेक्शन की वजह से, सिफिलिस की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट और अदर अदर इन्फेक्शन की वजह से। ओके, तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। आगे बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। तो ये जो स्टेजेस है इनको हमने तीन इसमें डिवाइड किया है। ओके, पहले 4 साल उसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या क्या देखने को मिलता है? फॉरगेटफुलनेस, मतलब धीरे धीरे इंसान चीजों को भूलने लगता है, यानी कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, किस चीज का नाम क्या है, तो वो स्लोली स्लोली चीजें भूलने लगता है। रिसेंट जो यादें है वो सबसे अधिक पहले मिट जाती है। ओके, चाइल्डहुड की चीजें उसको याद रहेगी, लेकिन कल क्या किया है वो भूल जाएगा।
रिसेंट मेमोरी सबसे पहले अफेक्ट होने लगती है। ओके, तो जो मेमोरी है वो लेयर्स में अफेक्ट होती है, कुछ पहले कुछ दिन का, उसके बाद कुछ हफ्तों का, वीक्स, उसके बाद महीने, फिर साल, ऐसे करके। ओके, देन डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंट, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई चीज करने का मन नहीं करता है। ओके, किसी भी चीज को करने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती, हेजिटेट होता है। ओके, पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क, अभी चीजें भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर काम कैसे कर पाएगा? तो जो मतलब वो काम नहीं कर पाता। ओके, दूसरा जो है, पहले 12 साल तक हमने नाम दिया है मिडल स्टेज। इसमें क्या होता है, मेमोरी और ज्यादा लॉस होने लगती है, यानी कि फैमिली मेंबर्स को ही पहचान नहीं रहा, खुद का घर कहाँ पर है भूल गया, खुद का एड्रेस ही भूल गया। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर नहीं कर पा रहा। ओके, डिफिकल्टी इन फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन, यानी कि खुद के कपड़े खुद नहीं बदल पा रहा, मतलब हर चीज के लिए किसी और की उसको हेल्प चाहिए। ओके, गुस्सा है, एंजाइटी रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, वंडरिंग, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड एज लोग बहुत बार मतलब रास्ते पे ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप उनका नाम पूछोगे, अगर उनका एड्रेस पूछोगे, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे, मतलब उनको कुछ याद ही नहीं आता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनका घर कहाँ पे है। ओके, कहाँ से आए हैं, हर चीज वो भूल जाते हैं, तो वंडरिंग, और वो फिर अपना घर नहीं पता कर पाते और फिर घूमते ही रहते हैं, तो दैट इज वंडरिंग। देन निग्लेक्ट्स पर्सनल हाइजीन, खुद की केयर नहीं कर पाते, नहाना, वो सब, हर चीज। सोशल आइसोलेशन, अकेले अकेले हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, अकेले अकेले बैठते। थर्ड स्टेज जो है, अप टू इयर्स, मतलब 12 साल के बाद। ओके, तो दैट इज फाइनल स्टेज। इसमें वेट लॉस बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंसान खुद की केयर खुद नहीं कर पाता, अच्छे से खाना नहीं खा पाता, उसको मतलब हर चीज के लिए किसी और की हेल्प चाहिए होती है, तो उसका वेट लॉस होने लगता है, बात नहीं कर पाता, फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचान पाता, मतलब सामने किसी से बात कर रहा है, सपोज वाइफ है, तो बात कर रहा है लेकिन उसको वही भूल जाएगी, ये एक्चुअली है कौन, ये मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, या फिर बच्चे हैं तो बच्चों के नाम भूल जाएगा, या फिर ये मेरे बच्चे हैं यही भूल जाएगा। ओके, तो फिर जो यूरिन, फीसेस, वो सब चीजों में भी प्रॉब्लम्स आती है, इंसान खुद से उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, फिर मतलब बेड रिडन हो जाता है, और बहुत बार इन केसेस में एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिलता है, जिसमें बहुत बार डेथ भी हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस है। तो देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं डिमेंशिया के। तो पहले तो था पर्सनालिटी चेंजेस, इंसान की पर्सनालिटी में चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। अगर आपने डिसीज के पहले जो इंसान मतलब बहुत अच्छे से रहता था, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, बहुत अच्छे से, अभी देखा तो वो अच्छे से नहीं रहता, खुद की पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा, या फिर देखो पहले वो सबसे बात करता था, घुल मिलता था, अच्छे से बात करता था, एक्सट्रोवर्ट था, लेकिन अभी क्या होगा, किसी से बात नहीं करेगा, अकेले अकेले बैठेगा, इंट्रोवर्ट, सोशल आइसोलेशन, सेल्फ सेंटर्ड, किसी से बात नहीं करेगा। ओके, देन सेकेंड है मेमोरी इम्पेयरमेंट। मेमोरी में आपने हमने देखा कि रिसेंट मेमोरी जो है वो सबसे पहले अफेक्ट होती है, और बाद में स्लोली स्लोली बाकी मेमोरीज अफेक्ट होती है। देन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पुअर जजमेंट, डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्शन, डिक्रीज अटेंशन स्पैन, यानी कि कोई डिसीजन खुद से नहीं ले पाएगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, इतना कि सपोज कोई लेडी है जो खाना बनाना जानती हो, लेकिन यहाँ पे उसको चाय बनाने में भी प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि पहले पानी डालना है, पहले चाय पत्ती डालनी है, वही नहीं समझ पाएगी, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगी चीजों को। ओके, तो ये सारा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उसमें देखने को मिलता है। देन अफेक्टिव इम्पेयरमेंट, लैबाइल मूड, यानी कि उसका मूड हमेशा मतलब चेंजिंग रहेगा, अभी अभी रो रही है, थोड़ी देर के बाद हंसेगी, फिर स्टेबल है, ऐसे। देन इरिटेबलनेस, देन डिप्रेशन रहेगा।
नेक्स्ट है बिहेवियरल इम्पेयरमेंट, स्टेरियोटाइप बिहेवियर यानी कि अननेसेसरी एमलेस एक्टिविटी रिपीटेडली इंसान कर रहा है। जैसे कि आप कभी कभी करते हो नेल बाइटिंग करते हो, आप अगर स्ट्रेस में हो तो सोच रहे हो नाखून चबाते हो, वो स्टेरियोटाइप बिहेवियर हो गया। या फिर पैर हिला रहे हो कंटिन्यूअसली विदाउट रीजन, स्टेरियोटाइप बिहेवियर हो गया। या फिर सर खुजा रहे हो बार बार, स्टेरियोटाइप बिहेवियर हो गया। ओके, देन अल्टरेशन इन सेक्सुअल ड्राइव्स एंड एक्टिविटीज। उसके बाद जो है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, अफेजिया, बात नहीं कर पाएगा। अप्राक्शिया यानी कि हाथ पैर एनर्जी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन खुद के कपड़े भी खुद से नहीं बदल पाएगा, खुद से चल नहीं पाएगा, खुद से बैठ भी नहीं पाएगा। अग्नोशिया, किसी को पहचानेगा नहीं, चीजों को नहीं पहचानेगा, इंसानों को नहीं पहचानेगा, फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पहचान पाएगा। सीजर्स आते हैं, हेडेक। देन कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन, जिसमें एमलेस रिपीटेड एक्टिविटी, जैसे कि एजिटेशन हो गया, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती। उसके बाद सनडाउनर सिंड्रोम, यानी कि जो भी सिम्टम्स उसमें है इवनिंग में वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसमें दिखाई देते हैं। तो ये तो सब कुछ था साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। वैसे तो कोई क्योर है नहीं, कोई ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन टैक्रेन नाम का एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिंग इनहिबिटर ऑफ असेटाइल कोलिन है जो हम देते हैं। ओके, बेंजोडाइजेपाइंस की जरूरत पड़ती है। ओके, पेशेंट डिप्रेशन में बहुत बार जाता है तो एंटी डिप्रेसेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। हेलुसिनेशंस होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं, तो एंटी साइकोटिक्स की भी जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये तो था नर्सिंग, ये तो था ट्रीटमेंट। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।